स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रॉन का खोज कैसा हुआ था। हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज देख लिया है कैसे हुआ था। देखो 1920 में क्या हुआ था, रदरफोर्ड जो था उसने सजेस्ट किया कि एटम के अंदर में ज़रूर एक तीसरा टाइप का पार्टिकल होता है, और वो पार्टिकल कैसा होता है, फंडामेंटल। फंडामेंटल किसको बोलते हैं? फंडामेंटल बोलते हैं जिससे वो कुछ भी चीज़ बना होता है। तो रदरफोर्ड ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि एक तीसरा टाइप का पार्टिकल है जो कि फंडामेंटल है, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और उसके अंदर मास होगा। और कितना मास होगा, तो ये नियरली जो होगा इक्वल टू प्रोटॉन होगा। और रदरफोर्ड ने चूँकि ये न्यूट्रल था तो इसका नाम प्रपोज किया कि इसको न्यूट्रॉन कहेंगे। समझे, ऐसा रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया था। फिर 1932 में 12 साल के बाद चैडविक नाम के साइंटिस्ट से उसने क्या किया, बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल इसको बम्बार्ड कराया, यानी इसको इसके ऊपर गिराया। तो उसने देखा कि इसके अंदर से पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, ऐसा रेडिएशन जो किसी चीज़ को पेनिट्रेट करके, पेनिट्रेट मतलब घुस जाए जिसमें, वैसा टाइप का पेनिट्रेटिंग टाइप का रेडिएशन निकला यहाँ से। और वो जो रेडिएशन निकला वो ना तो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता था और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब अगर इसके ऊपर चार्ज होता तो हम जानते हैं कि ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से अपना रास्ता डिफ्लेक्ट करता, मुड़ जाता किसी एक तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, यानी ये जो पार्टिकल निकल रहा है रेडिएशन के रूप में वो न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल है इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया। और इसका जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो कैसा दिखाया, देखो। तो इसने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल, और अल्फ़ा पार्टिकल तुम जानते हो कि हीलियम+2 आयन होता है, यानी इसके ऊपर चार्ज जो होता है +2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इसका मास 4 होता है और ये 2 होता है। तो हीलियम का +2 वाला आयन को हम बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। वो गिरा किस पे, बेरिलियम के एटम पे, यानी अल्फ़ा पार्टिकल गिरा किस पे, बेरिलियम के एटम से। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास होता है 9 एटॉमिक मास यूनिट। बेरिलियम का मास है 9 और चार्ज होता है इसके ऊपर, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 4। तो ये 4 और 2 मिलकर क्या बन जाएगा, 6। और 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का। सही बात है, ये कार्बन का होता है, लेकिन कार्बन का मास तो 12 ही होता है, 12 होता है, जबकि यहाँ पे 9 और 4 13 मिल रहा है। यानी कोई तो ऐसा होगा जिसका ये नीचे में 0 और ऊपर में +1 आए, और उसी को हम बोल देते हैं न्यूट्रॉन। देखो ये 9 और ये 4 मिल के 13 बनाएगा, तो ऊपर में यहाँ पे तो 12 है तो +1 13, नीचे में 2 4 6, तो ये 0। तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, ये जो है हमारा वो न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर जो है रिएक्शन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मास देखा गया कि लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। और कितना होता है, तो ये 1.675 × 10⁻⁻24 के बराबर होता है, लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर, नियरली इक्वल टू प्रोटॉन का मास। और तुम जानते हो प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं। तो अगर इसके ऊपर +1 का चार्ज बना दे तो इसका मतलब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो H+ में खाली क्या बचा है, इलेक्ट्रॉन तो अब रहा नहीं, तो केवल प्रोटॉन बचा है। तो अगर हाइड्रोजन एटम के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो जो मास होता है उसके बराबर इसका मास हमको देखने को न्यूट्रॉन का मिलता है। तो E/m का वैल्यू कितना आएगा न्यूट्रॉन के लिए, ये चार्ज बाय मास का रेशियो है, कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन पे, तो E/m 0 आएगा। इसमें क्या नया बात है बताओ, कुछ भी है क्या नया? तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा एटम था, जो भी एटम था वो हमारे 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना था, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब एक समरी टेबल दे देते हैं। चलो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, ई निगेटिव होता है, यानी निगेटिव चार्ज ऑफ ई। इसको बीटा पार्टिकल भी बोला जाता है। इसका खोज हमारे थॉमसन साहब ने किया था, और इसका जो चार्ज का मान होता है वो था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर ESU में दिखाया जाए, जो कि एक दूसरा यूनिट होता है, तो ये होता है 4.8 × 10⁻10। इसी को हम एक चार्ज का यूनिट भी बोल देते हैं, क्योंकि माइनस में। मास जो होता है हमारे इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ग्राम में लिखोगे तो ये 28 हो जाएगा, तो 9.1 × 10⁻28। एटॉमिक मास यूनिट में लिखोगे तो इतना हो जाएगा। सिंपल सा बात होता है। कई बार क्वेश्चन में तुमको ग्राम को एटॉमिक मास यूनिट में चेंज करने को बोलता है। तो तुम जानते हो कि एक AMU जो होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ग्राम को डिवाइड कर दोगे इससे तो AMU में आ जाएगा। और AMU तुम जानते हो एटॉमिक मास यूनिट होता है, यानी एक एटम का मास होता है। तो कुल मिला के प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, तो प्रोटॉन अभी हमने देखा H+ को हम प्रोटॉन बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटम जो 1 और 1 होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो H+ बन गया, जिसके ऊपर खाली क्या है, एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन का खोज हमारे गोल्डस्टीन ने किया था। इसके ऊपर माइनस में नहीं होके इसके ऊपर प्लस में चार्ज होता है, कितना, सेम एज इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम, प्लस में 4.8 × 10⁻10 ESU, और इसको +1 यूनिट बोलते हैं हम लोग। मास हमको याद रखना है 1.672 × 10⁻27 kg। ये होता है 1.672 × 10⁻24 ग्राम। 3 कम हो जाता है ये। और AMU में देखोगे तो 1.00757 AMU। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, E/m का रेशियो दिया है यहाँ पे, यानी E/m जो बोलते थे ना, चार्ज बाय मास, उसका रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है, प्रोटॉन के लिए दिया है। न्यूट्रॉन पे तो होता नहीं, तो 0 होता है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने, अभी हमने देखा। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मास जो होता है वो होता है 1.675 × 10⁻27 kg। ग्राम में ये हो जाएगा 10⁻24 ग्राम, और AMU में हो जाएगा 1.00893, और E/m तो हो जाएगा 0। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है अभी तक। ये टेबल समरी था, ठीक है। याद रखना है अपने को, थोड़ा बहुत तो याद तो करना ही है। तो ESU क्या होता है, तो देखो ESU को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलाम जो होता है वो होता है 3 × 10⁻9 ESU। AMU किसको बोलते हैं, एक AMU जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम। किलो में तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻27 kg। अगर मास का ऑर्डर देखा जाए तो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, और सबसे कम तो इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर स्पेसिफिक चार्ज की बात किया जाए, E/m की बात किया जाए, तो न्यूट्रॉन का तो 0 होता है। उससे ज़्यादा होगा किसका, E/m, प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन के केस में मास तो कम है और चार्ज उतना ही है, यानी जो सेम चीज़ ज़्यादा लोग में बट रहा है, तो इसलिए प्रोटॉन कम हो जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, इसीलिए E/m इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है। अब अगर मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे तो 1837 आएगा। इसका मतलब क्या है, एक प्रोटॉन का मास 1837 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, यानी 1837 को इलेक्ट्रॉन मिल के एक प्रोटॉन के मास के बराबर बनेगा। सही बात है, ये सब बार बार रिवाइज करो इसको। तो अब देखेंगे एटम। ए का मतलब होता है ए, टॉम का मतलब टॉम। ए मतलब होता है नॉट, टॉम मतलब होता है डिविजिबल। अरे क्या बता दिया, जो नॉट डिविजिबल है उसको एटम बोला जाता है। अब ऐसा किसने बोला था, डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है डिविजिबल नहीं है। तो एटम किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, बांटा ना जा सके, यानी सब डिवाइड नहीं किया जाएगा। अब एटम को तुम डिवाइड नहीं कर सकते, ये इनडिविजिबल है। जॉन डाल्टन जो थे हमारे साइंटिस्ट,
जो 1803 से 1808 के बीच में बोले थे कि जो ऑल मैटर है वो एटम से बने होते हैं, यानी जितने भी मैटर हैं वो सारे स्मॉल पार्टिकल जो कि एटम कहलाता है उससे बना रहता है। डाल्टन थ्योरी में क्या बोला गया था? डाल्टन ने बोला था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अब इससे ज़्यादा डिवीजन हो नहीं सकता, इसीलिए एटम को उसने स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट बोला था मैटर का, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। उसने बोला था डाल्टन ने कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने ऐसा दिखाया था एक्स, ए और जेड। यहाँ पे क्या है, एक्स जो है उस एटम का सिंबल है, ए जो है वो है एटॉमिक मास, जो ऊपर में लिखा जाता है वो क्या है, एटॉमिक मास, और जो नीचे में लिखा जाता है वो है एटॉमिक नंबर। कभी कभी इसको एक्स ए जेड भी लिखते हैं, कभी कभी इसको इधर भी लिख देते हैं, बट मास हमेशा ऊपर रहेगा और एटॉमिक नंबर नीचे रहेगा, ठीक है। चलो, तो मास नंबर किसको बोलते हैं? अब तुम जानते हो, ये ए से दिखाते हैं हम इसको, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना है उसको जोड़ दो तो मिल जाएगा मास नंबर। यानी अगर एटॉमिक मास की बात करोगे तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें जोड़ दो कितने नंबर न्यूट्रॉन है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास तो नगण्य होता है, उसको इग्नोर किया जाता है। तो अब देखो, ये न्यूक्लियस के अंदर तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसीलिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन दोनों को न्यूक्लियस में रहने के कारण बोल दिया जाता है न्यूक्लियॉन। तो अगर हम न्यूक्लियॉन्स का मास बोल दें तो क्या हो गया, यानी पूरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हो गया। यानी एटॉमिक मास नंबर को हम बोल दें क्या, कि ये न्यूक्लियॉन्स के संख्या की बराबर है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर है। देखो, ये हमेशा ही होल नंबर होता है। अब बात होगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको जेड से दिखाते हैं। ये दिखाता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, समझे। अब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज वाला तो एक ही इंटिटी है और वो है प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, ये तो केवल और केवल प्रोटॉन से आएगा, और वही प्रोटॉन की संख्या को हम बोल देते हैं एटॉमिक नंबर। तो यानी जो हमारा एटॉमिक नंबर है इज ऑल्सो नॉन एज न्यूक्लियर चार्ज। और कोई भी अगर न्यूट्रल एटम है यानी उसका टोटल चार्ज 0 है, ऐसा कब हो सकता है, जब पूरा पॉजिटिव बराबर इक्वल हो जाए निगेटिव के, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज देता है इक्वल हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो ये न्यूट्रल एटम बन जाएगा। न्यूट्रल एटम के लिए कंडीशन क्या है कि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ने प्लस दिया इलेक्ट्रॉन ने माइनस दिया, दोनों मिलकर न्यूट्रल बना दिए। लेकिन अगर चार्ज एटम है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन या तो गया होगा या आया होगा। तो अभी कितना चार्ज है, तो देखो पहले तो जेड था जो कि प्रोटॉन की संख्या है, अब उसको कितना चार्ज है एटम पे, चार्ज क्यों होगा एटम पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जेड तो है प्रोटॉन, उसमें से जितना चार्ज है उसको हटा दोगे तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जेड क्या होता है, हमेशा ही प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है। तो मान लो किसी के ऊपर +2 का चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये होगा उसका जो एटॉमिक नंबर था वो, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2। अगर किसी को अगर -2 का चार्ज है तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जेड तो था ही माइनस का माइनस, अब -2 ही, यानी जेड +2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का संख्या। यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तभी तो ये निगेटिव हुआ है। अगर जेड जितना था उतना ही इलेक्ट्रॉन होता तो न्यूट्रल होता, ये प्रोटॉन की संख्या होता है। लेकिन अगर निगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो जुड़ जाएगा जेड में। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड माइनस चार्ज ऑन एटम। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सीधा रखना, निगेटिव है तो माइनस रखना ताकि जुड़ जाए। जैसे देखो क्लोरीन है,
35 और ये 17। इसमें हमको बताओ कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 35। तो ये क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन की संख्या। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z 17। तो ये तो है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन इसमें से 17 है, तो न्यूट्रॉन कितना बचेगा, तो हो जाएगा 35 घटे 17, न्यूट्रॉन हो जाएगा 18 ठो। अब चूँकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जो Z होगा ये न्यूट्रल है, तो P के बराबर वही इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 17। तो ये बात समझ में आएगा कैसे प्रोटॉन कैसे न्यूट्रॉन बना है। ये जो मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ये जो होता है प्रोटॉन होता है, तो इसमें से घटा दोगे 35 में से 17 तो 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर कोई चार्ज हमको दिख नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा जितना प्रोटॉन था। ये समझ गए। जो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाओगे तो क्या मिलेगा, तो मास नंबर A माइनस Z करोगे तो A क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, Z क्या होता है, प्रोटॉन, तो ये न्यूट्रॉन का संख्या मिल जाएगा। समझे। देखो ऐसे ही अगर कार्बन 12 और 6 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो 6, और 6 प्लस न्यूट्रॉन मिल के 12 बनाए, न्यूट्रॉन कितना है, तो 6। और चूँकि ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, जितने प्रोटॉन उतने 6। तो वेट कैसा निकालोगे तुम, किसी भी कार्बन एटम का अगर वेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 गुने इतना 1.00750, क्योंकि ये प्रोटॉन का मास होता है AMU में। वैसे न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, 6 गुने 1.00850 AMU। इलेक्ट्रॉन भी 6 है तो 6 गुने इतना AMU। तो वेट लगभग निकल के आता है 12.011, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना बोल देते हैं, कार्बन एटम का वेट 12। और इसमें इलेक्ट्रॉन का देखो बहुत कम है, इसीलिए उसको इग्नोर कर देते हैं, खाली क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं। तो जो मास नंबर होता है एटम का हमेशा होल नंबर होगा, लेकिन जो वेट है वो किस में हो सकता है, डेसिमल में। तो तुम एटॉमिक वेट और मास नंबर में अंतर समझे। एटॉमिक नंबर जो मास नंबर है हमेशा क्या होगा, दशमलव में नहीं आएगा, होल नंबर होगा। लेकिन जो एटम का वेट है वो डेसिमल में आ सकता है, समझे। क्योंकि मास नंबर तो संख्या बताता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो ये कभी आधा थोड़ी ना होगा कि आधा प्रोटॉन है, ये हमेशा क्या होगा, होल नंबर। लेकिन जब प्रोटॉन के मास से गुना करके एटॉमिक वेट निकालोगे, ये किस में आ जाएगा, डेसिमल में। क्या बता रहे हैं, इंग्लिश। तो देखो दिया हुआ है, इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 16, x की पावर है -2। तो इसमें बोल रहा है प्रोटॉन का जो संख्या है वो है 16। तो बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा अगर x के ऊपर +2 चार्ज आए। एक बात बताओ, इसके ऊपर -2 का चार्ज है, यानी इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है, यानी इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से कितना ज़्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर ज़्यादा है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अभी कितना है, तो 16 जोड़ 2 18। अगर ये न्यूट्रल होता तो इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होता, अगर ये न्यूट्रल होता तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होता 16। लेकिन इसके ऊपर +2 का चार्ज है, यानी इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तभी तो प्लस बना। ये 16 था, उसमें से 2 खो दिया, तो अब कितना बचा, 14 इलेक्ट्रॉन। ये समझ रहे हो क्या, जब इसके ऊपर 14 इलेक्ट्रॉन बचा, ये समझ रहे हो। चलो तो अब देखो ये सवाल दिया हुआ है, बोलता है कि कार्बन 12 का जो एटम है, इन कार्बन 12 एटम अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया जाए और मास ऑफ प्रोटॉन को हाफ कर दिया जाए, तो बोलता है कि कैलकुलेट करो परसेंटेज चेंज इन मास नंबर ऑफ कार्बन 12। क्या बोल रहा है समझो। पहले कार्बन 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसके अंदर जो
प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन कितना होगा 6, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, न्यूट्रॉन कितना होगा 6। कैसे पता चला? ये नीचे वाला होता है प्रोटॉन, ये होता है प्रोटॉन और जोड़ न्यूट्रॉन, तो ये 6 है प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन 6, और चूंकि ये न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब क्या बोल रहा है देखो, अब क्या बोलता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया जाए, यानी पहले 6 था उसको 12 कर दिया जाए, और मास ऑफ प्रोटॉन जो कि 6 था उसको आधा कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए, तो अब कितना मास होगा? तो पहले एटॉमिक मास कितना था, प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन था 12, अब मास कितना होगा 9। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन 3 है, न्यूट्रॉन अभी भी 6 है, यानी जो नया आया वो 9 आया, पुराना 12 था। तो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तुमसे, तो चेंज कितने का आया? तो 3 का। कितने के ऊपर? तो 12 था ओरिजिनल, गुने 100। हमेशा परसेंटेज निकालते टाइम ओरिजिनल वाला लेते हैं, तो ये चेंज तो डेल्टा जो आया है वो 12 घटे 9 यानी 3 का आया है, और ओरिजिनल 12 था उसे डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 4, 4 से हो गया 25। 25% का क्या आया? कमी आ गया, समझे? चलो आगे, अब क्या बोल रहे हैं? ये जो हमने बना लिया, अब बोल रहा है कि एज्यूम करो कि जो एटॉमिक वेट है कार्बन 12 का 150 यूनिट है, तो बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन ऑक्सीजन का वेट कितना होगा। अब सुनो एक बात, कार्बन 12 का जो वेट बोल रहा है वो है 150 यूनिट, समझ रहे हो? और तुम जानते हो कार्बन 12 यानी इसका वेट कितना, तो 12 एटॉमिक मास यूनिट का, उसको हम अब 150 बोल देते हैं, तो एक AMU को अब कितना बोलना पड़ेगा? एक AMU को कितना बोलना पड़ेगा? 150 बाय 12 यूनिट। अब हमको बोला कि 16 वाले का कितना, तो ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, तो हो जाएगा 150 बाय 12 गुने 16, 4 से 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 से हो गया 5 और 0, ये हो गया 200 यूनिट आंसर हो जाएगा, समझे? यानी क्वेश्चन दिया था कि एज्यूम करो कि जो वेट है कार्बन 12 का वो 150 यूनिट है, तो 16 वाले का कितना होगा? तो 12 का होता है 150, तो 16 का कितना होगा ये पूछा है। 12 का होता है 150, 16 का होगा x, कोना को निगुना कर दो, 12x बराबर 16 गुने 150, x बराबर हो जाएगा 16 गुने 150 बाय 12, आगे आंसर, समझे? यूनिट मेथड लगाओ। अब जो बात निकल के आ रहा है वो क्या है कि एटॉमिक वेट, वेट बोलते किसको है? देखो हमने मास नंबर देखा, अब देख रहे हैं एटॉमिक वेट। ये जो है एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का, वो होता है उसके सारे आइसोटोप के मास का एवरेज, समझ गए? यानी कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, एक कोई भी एलिमेंट लिए तुम Y, और उसके 3 आइसोटोप हैं, Y1, Y2, Y3। मान लो इसका वेट है W1, इसका वेट है W2, इसका वेट है W3। तो जो इसका, अब मान लो ये जो Y1 है आइसोटोप, ये मास वाला जो पदार्थ है, उसके जो मिलने का चांस है वो मान लो है x1%, इसके मिलने का चांस है x2%, और इसके मिलने का चांस है x3%। यानी जो अकरेंस है नेचर में वो कितना है, x1, x2, x3, और जो आइसोटोप का वेट है वो कितना है, W1, W2, W3। तो ऐसे वाले में जब तुमको एवरेज वेट निकालने बोले तो सिंपली W1 को गुना करना है x1 से,
W2 को गुना करना x2 से, W3 को गुना करना x3 से, डिवाइडेड बाय x1 जोड़ x2 जोड़ x3। देखो अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, देखो मान लो क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, मास कितना होता है 2 मास कितना होता है, एक तो 35 वाला मिलता है और एक 37 वाला मिलता है, यानी ये दोनों क्या हुए, आइसोटोप कहलाते हैं। अब आइसोटोप किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर रहे सेम और मास रहे अलग, इसको बोल देते हैं आइसोटोप। तो जब हम नेचर में देखते हैं तो 35 वाला ज़्यादा मिलता है, ढूंढने जाओगे तो 35 वाला चांस है कि 75% केस में तुमको क्लोरीन जो मिलेगा वो 35 मास वाला मिलेगा। 37 वाला जो मास है वो 25% चांस है मिलने का। तो प्रोबेबिलिटी जो रेशियो है वो क्या है, इसका है 75, इसका है 25, ये समझे। तो अगर रेशियो की बात करोगे तो ये अगर 3 होगा तो ये 1 होगा, समझ गए। तो यानी अब देखो इस सवाल को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। तुमको पूछा कि इसका एटॉमिक वेट बताओ, तो ये 25% क्या मिलता है, तो 25/100 जो मिलता है वह 37 वाला, जोड़ 75 जो 100 है वो मिलता है 35 वाला। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन तुमने अगर प्रोबेबिलिटी रेशियो निकाल लिया है कि यह है 3 और यह है 1, यानी तुमने x1 x2 निकाल लिया है और ये W1 W2 जो है वो यहाँ पे दिया है W1 W2, तो जो एवरेज वेट होगा वो क्या होगा, x1 गुने W1 35 जोड़ x2 गुने W2 37 वाला, डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। तो यहाँ से ये आंसर जो आएगा वो सेम आएगा ऐसे भी। तो अगर परसेंटेज में दिया है तो सीधा सीधा तुम गुना कर सकते हो, इतना जोड़ 0.75 गुने 35, तो यहाँ से भी सेम आएगा। और प्रोबेबिलिटी रेशियो लेकर निकालोगे, जैसे यहाँ पे 75 को 3 बोलोगे तो 25 को 1 बोलना पड़ेगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो बात तो सेम है, तुम चाहे जैसे बना लो, हमको तो ये आसान लगता है। अब बात निकल के आता है इसका, ठीक है, बोरॉन। ये होता है 35 और ये होता है 79, सॉरी बोरॉन नहीं है, ये ब्रोमीन है। तो चलो ब्रोमीन का एक जो होता है ये 35 और 79, और दूसरा जो आइसोटोप होता है ब्रोमीन का वो है 81 और 35। तो इसका तुमको पूछा है, इसके मिलने का चांस 1 है, इसका मिलने का चांस भी 50-50% है अगर, यानी रेशियो क्या होगा 1:1। कैसे निकालोगे एवरेज वेट, ये लिख दोगे 79 वाले का मिलने का चांस 1 है, जोड़ 81 वाले के मिलने का चांस भी 1 है, बाय 1 + 1, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 80। हम सीख क्या रहे हैं अभी, हम सीख रहे हैं कि एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटोप हैं, आइसोटोप के वेट दिया हुआ है W1 W2 W3, और उसका परसेंटेज अकरेंस दिया है 85%, 10% या 5%। तो एवरेज एटॉमिक वेट पूछा है। तुम जानते हो परसेंटेज दिया रहता है, तो अगर 85% है तो 0.85 गुने किसका 11 का, जोड़ 0.10, क्योंकि 10 को लिखोगे 10/100 गुने 12, जोड़ 0.05 गुने 5% है तो 0.5 गुने 13, यही आ जाएगा एवरेज एटॉमिक वेट निकाल दोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। फिर से एक क्वेश्चन है कि एवरेज एटॉमिक वेट है किसी भी एलिमेंट m का, वो है कार्बन 7, उसके 2 आइसोटोप हैं, एक तो है 50 वाला और एक 52 वाला। तो बोलता है कि कैलकुलेट करो परसेंटेज अकरेंस ऑफ ये। तो देखो 2 आइसोटोप हैं, तो एक का अकरेंस अगर तुम x% मान लेते हो तो पूरा तो 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 100 - x%।
हमको इसका एटॉमिक वेट जो दे दिया है 51.7 है, तो ये हो जाएगा 50 गुने x/100 जोड़ 52 गुने 100 माइनस x/100। ये तो होता है, परसेंटेज से सीधा सीधा गुना कर देते हो, क्या मिल जाता है तुमको? परसेंटेज से सीधा सीधा गुना करने से हमको क्या मिलता है? आंसर मिल जाता है किसका? एवरेज एटॉमिक वेट का। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो ये जब सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 51.7 बराबर 50x। तुम ये सॉल्व करो, x का मान आ जाएगा मेरे हिसाब से 15% आ जाएगा, और जो x 100 माइनस x है उसका मान आ जाएगा 100 में से 15 गया 85%, यानी जो M50 वाला है उसके मिलने का चांस 15% है, हमने x माना था। M52 वाले के मिलने का चांस 85% है। यहाँ से ये सॉल्व करके मिल जाएगा हमको। किसी को इक्वेशन देखना है तो सिंपली 5170 बराबर हो जाएगा 50x जोड़ 5200 घटे 52x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 5200 घटे 5170, यानी 2x बराबर हो गया 30, तो x बराबर क्या हो गया 15। ये 100 सब में कॉमन था तो उधर भेज दिए हैं सिंपली, और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, कैलकुलेशन भी आसान है, किया जा सकता है। अब बात निकल के आता है कि हमको कैलकुलेट करके बताओ परसेंटेज ऑफ ड्यूटीरियम इन हैवी वाटर। हैवी वाटर के अंदर ड्यूटीरियम का क्या परसेंटेज है वो पूछ रहा है। हैवी वाटर का फार्मूला होता है D2O। ड्यूटीरियम जो होता है वो होता है हाइड्रोजन 1 और मास वाला 2, इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटीरियम। अगर D2O का बात करें तो कितना हो जाएगा? तो ये 2 गुने 1 ड्यूटीरियम का मास होता है 2, आज चूँकि यहाँ पे 2 है तो 4 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन है 16, यानी हो जाएगा 20। यानी ड्यूटीरियम का जो मोलेकुलर वेट है वो हो गया 20। हमको पूछ रहा है ड्यूटीरियम का परसेंटेज बताओ, तो 20 तो पूरा है लेकिन उसमें ड्यूटीरियम कितना है 4 गुने 100, तो ये 5। कितना परसेंट बाय मास है? 20% बाय मास। क्या ये क्लियर है? हैवी वाटर का पूरा एटॉमिक मोलेकुलर वेट है 20 और उसमें ड्यूटीरियम का मात्रा है 4, तो ये हो गया 4/20। तो अब जो बात निकल के आता है वो है आइसोटोप है क्या चीज़। देखो तो आइसोटोप जो है सॉडी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। ऐसे एटम मतलब कोई भी जो गिवन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहे और मास नंबर अलग आ जाए। एटॉमिक नंबर को ही हम एक चीज़ और बोलते थे, याद करो, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहे लेकिन मास नंबर अलग हो, तो अलग मास नंबर होने के लिए मास के अंदर एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अब बोल रहा है जेड, यानी कि प्रोटॉन तो सेम है तो बदल क्या रहा है? न्यूट्रॉन। तो यानी जो आइसोटोप होगा उसके अंदर किस चीज़ का संख्या अलग अलग आएगा? केवल और केवल न्यूट्रॉन का। जैसे अगर तुम क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की बात करो तो इस दोनों ही केस में एटॉमिक नंबर 17 होता है, प्रोटॉन की संख्या 17 है। अगर ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 17। अब तुम जानते हो ये जो मास नंबर है वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी 17 जोड़ न्यूट्रॉन मिल के है 35, तो न्यूट्रॉन कितने 18। यहाँ पे 17 जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर 37, तो न्यूट्रॉन कितने 20। तो 37 वाले में 20 न्यूट्रॉन है और 35 वाले में 18 न्यूट्रॉन है, बाकी दोनों चीज़ सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो देखो जो आइसोटोप हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। एमसीक्यू में आ सकता है ये।
आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग। फिर से कह रहे हैं, जो आइसोटोप होगा उसका E/m का मान सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मास तो अलग अलग है, तो E/m कैसे सेम आएगा? मास अलग है तो। E का संख्या तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट मास वेरी करता है, इसलिए आइसोटोप के अंदर जो E/m का मान है वो अलग अलग आएगा। देखो हाइड्रोजन का जो होता है वो 3 आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1, लेकिन मास अलग अलग होता है। प्रोटियम तो 1, ड्यूटेरियम तो 2 और ट्रिटियम तो 3। तो ये तीनों ही हाइड्रोजन के क्या कहलाते हैं? आइसोटोप। तीनों में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करोगे तो 1 और 1 मिलेगा तुमको, बस न्यूट्रॉन अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होता है। अगर E/m का रेशियो निकालोगे, यहाँ पे 1/1 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा मास, यहाँ पे 1/मास 3 आएगा। देखो 1H1 एक ओनली नॉर्मल हाइड्रोजन है जिसके अंदर नाइट्रोजन 0 होता है, यानी नो न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम को हम हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, इसीलिए H2O को बोलते हैं वाटर और D2O को बोलते हैं हैवी वाटर। इसको D से दिखाते हैं। तो ये हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है जिसका मास 2 होता है, समझे? फिर कार्बन का देखो, ये है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तीनों केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 6 6 6 6 होंगे। यहाँ पे न्यूट्रॉन 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। कैसे निकला? 13 में से 6 गया, 14 में से 6 गया, ये जो 14 मास नंबर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 12 में से 6 गया, समझे? चलो, तो आइसोटोप तुम समझ गए, जिसका नंबर तो सेम होता था, बस मास अलग अलग होता था। किसने दिया था? सॉडी ने दिया था। अब बात करेंगे आइसोबार का। देखो तो जो आइसोबार होता है उसको एस्टॉन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये वो एटम होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम हो जाए लेकिन जेड बदल जाए। पहले हमने जेड सेम रख के मास बदल दिया था, अब हम कह रहे हैं जेड को बदल दो, मास को सेम रख लो। वो आइसोटोप था, ये आइसोबार है, समझे? तो उस समय पे न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या अलग होगा। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या आएगा? सेम आएगा, यानी न्यूक्लियॉन्स। अब देख ही लो, एग्जाम्पल ही देख लो। हाइड्रोजन 1, ये ट्रिटियम है, और हीलियम का आइसोटोप है 3 2 वाला। यहाँ पे क्या है? मास नंबर क्या है? 3 है, जो कि सेम है, लेकिन जेड कितना है? इसका 1 है और उसका 2 है, अलग अलग है। अगर इसमें बात किया जाए कि प्रोटॉन कितना है तो कहोगे 1, न्यूट्रॉन कितना है तो 2, क्यों? 3 घटे 1 2। इलेक्ट्रॉन कितना? 1। यहाँ पे प्रोटॉन कितना? 2, इलेक्ट्रॉन कितना? 2, न्यूट्रॉन कितना? 3 में से गया 2 1। देखो यहाँ पे ना तो प्रोटॉन की संख्या सेम है, ना तो न्यूट्रॉन का सेम है, ना इलेक्ट्रॉन का सेम है, सब अलग है। लेकिन इन दोनों का जो सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो 3 है। यहाँ पे भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या है? 3 है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन सेम आता है, यानी न्यूक्लियॉन्स की संख्या रहती है सेम। आइसोबार जो होता है उसका ना तो केमिकल प्रॉपर्टी मिलता है ना ही फिजिकल। एगो ट्रिटियम है, एगो हीलियम है, ना ही इसका E/m का मान सेम आएगा, समझे? ना तो इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगा, ना ही E/m का मान सेम आएगा। जैसे कैल्शियम 19 और 40, सॉरी पोटासियम जेड का मान है 19,
ए का मान है 40, यहाँ पे ए का मान 40, जेड का मान 20, यानी यहाँ पे प्रोटॉन कितने 19, इलेक्ट्रॉन कितने 19, न्यूट्रॉन कितने, तो 40 में से 19 गया 21। अगर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की बात करोगे तो आ जाएगा ये 40। यहाँ पे बात करो, प्रोटॉन कितने 20, इलेक्ट्रॉन कितने 20, न्यूट्रॉन कितने 40 में से 20 गया 20, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना 40, यानी दोनों ही केस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का संख्या तो सेम आया, कितना 40। यानी न्यूक्लियॉन्स की संख्या, न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का संख्या क्या आ रहा है सेम, लेकिन जेड डिफरेंट है, क्या बोल देंगे आइसोबार, समझे। तो अब बात करते हैं आइसोडाइफर्स का। ये क्या होता है, दे आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का, विच हैव सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन घटे प्रोटॉन करोगे तो सेम आएगा अलग अलग एलिमेंट के अंदर। यहाँ पे कितना है B11 5, ये कितना है C13 6, तो इसमें से प्रोटॉन कितना 5, इलेक्ट्रॉन कितना 5, न्यूट्रॉन कितना तो 5, 11 में से 5 गया 6, तो अगर न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को घटाओगे तो 1 आएगा। यहाँ पे कितना 13 6, तो ये है 6 7 और 6, तो न्यूट्रॉन घटे प्रोटॉन करोगे तो यहाँ भी 1 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन 15 और फ्लोरीन 19 का, तो 7 हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी 7, और 15 में से 7 गया 8 न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को घटाए तो कितना आया 1, और इसमें भी न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को घटाए तो आया 1। चलो अब देखेंगे आइसोटोन, इसको आइसोटोनिक या आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज भी बोलते हैं। ये अलग अलग एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट के वैसे एटम हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या हो जाए सेम, तो कहलाएगा आइसोटोन। इसमें कितना न्यूट्रॉन है, 3 में से 1 गया 2, इसमें कितना 4 में से 2 गया 2, तो ये क्या हो जाएगा आइसोटोनिक। फिर इसका एग्जाम्पल देखो, 39 में से गया 19, कितना न्यूट्रॉन 20, 40 में से गया 20, ये क्या है आइसोटोन। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या है सेम। अब एक आता है आइसोस्टर्स, क्या आता है आइसोस्टर्स, किसको बोलते हैं, तो ये वो मॉलिक्यूल हैं जिसके पास सेम नंबर ऑफ एटम हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम हो। जैसे अगर हम CO2 की बात करें, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 है, तो 8 दूनी 16, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 16 6 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अंदर एटम कितना है, तो 2 एटम ऑक्सीजन का, 1 एटम कार्बन का, यानी एटम की संख्या तो 3 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 22 है। N2O में देखते हैं, तो N2O में 2 और 1 3, तो एटम की संख्या 3, इलेक्ट्रॉन कितने, तो नाइट्रोजन 2 गुना, नाइट्रोजन 1 में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 दूनी 14, प्लस 1 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 22। देखो इस दोनों में दोनों चीज़ सेम होना चाहिए, 3 और 22, 3 और 22, इसको हम बोलते हैं आइसोस्टर्स, ठीक है आइसोस्टर्स। और एग्जांपल देखो CaO और KF में, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 एटम है, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, K में 19 और इसमें 9, तो 28 28, तो ये 2 28 2 28, तो ये क्या हो गया आइसोस्टर्स। OF2 में क्या हो रहा है, इसमें क्या HClO, तो HCl और O मिलकर 3 एटम, O और 2 गो फ्लोरीन मिलकर 3 गो एटम, इलेक्ट्रॉन कितना, तो 8 और जोड़ 9 दूनी 18, फ्लोरीन में 9 होता है। इसमें कितने, H में 1 17 और 8, 1 17 और 8, यानी कितना 26 इलेक्ट्रॉन 26, और ये भी 3 3 26 3 26, तो ये दोनों एटम क्या मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे आइसोस्टर्स, क्या कहलाएंगे आइसोस्टर्स। अब बात निकल के आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। तो ये वो एटम मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जिनके अंदर आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्लोरीन माइनस या आर्गन, तो आर्गन में भी 18 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन पे माइनस का चार्ज है, यानी 17 + 1 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही H2O में और NH3 में देखो,
यहाँ पे 8 है 2 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 है 7 10 इलेक्ट्रॉन। BF3 में कितने, तो 5 और 27 32 इलेक्ट्रॉन। SO2 में 16 अजोड़ 32 16, 8 दूनी 16 16 16 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या है सेम। अब देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर आइसोमर। क्या देखेंगे, न्यूक्लियर आइसोमर। देखो न्यूक्लियर आइसोमर, उसी को दूसरा ये भी कह सकते हैं आइसोमेरिक न्यूक्लियाई। वो एटम्स होंगे जिसके अंदर एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो सेम हो, लेकिन उसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी अलग अलग हो। समझे, जेड भी सेम, ए भी सेम, अलग क्या है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी। हमने पूरा चैप्टर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर आइसोमर क्या होता है, तो देखो यूरेनियम X है और उसका हाफ लाइफ है 1.4 मिनट। यूरेनियम Z है, हाफ लाइफ है 6.5 घंटा 6.7 आवर। तो इन दोनों का हाफ लाइफ अलग है, हाफ लाइफ अलग है, यानी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी अलग है। तो ये क्यों होता है ऐसा, ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो आइसोमेरिक न्यूक्लियाई होते हैं उनका एनर्जी लेवल अलग अलग रहता है। For the reason for nuclear isomerism is the different energy states of the two isomeric nuclei। आइसोमेरिक न्यूक्लियाई के दो और एग्जाम्पल क्या हैं, तो Zn का 6930 वाला और Zn 6930 और ब्रोमीन 8035। इन दोनों में देखोगे तो हाफ लाइफ जो होता है 13.8 और हाफ लाइफ होता है 4.4। समझे, तो इस तरीके से ये देखो मास भी सेम इन दोनों का, और 16 30 और हाफ लाइफ अलग अलग। यहाँ पे 13.8, यहाँ पे कितना 57 मिनट। तो अलग अलग हाफ लाइफ यानी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर आइसोमर कहलाएगा। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड and mass of electron is halved, then find out the atomic mass of carbon 12 and the percentage by which it increased। सिंपल सी बात है, कार्बन 12 और 6 दिया हुआ है। कार्बन 12 और 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, प्रोटॉन कितना होगा 6, न्यूट्रॉन भी होगा 6। क्या बोल रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन को डबल कर दो, यानी ये कितना कर दो अभी 12 कर दो, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आधा कर दो, इसको कर दो हाफ। तो पूछ रहा है अब जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा। एटॉमिक मास को इलेक्ट्रॉन से कुछ लेनी देनी है नहीं, इससे लेनी देनी है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन कितना है 6 और न्यूट्रॉन कितना है 12, ये नया मास हो जाएगा 18। तो परसेंटेज चेंज कितना आया, तो चेंज आया 18, पहले था 12 बटे पहले वाला 12 गुने 100, यानी 6/12 गुने 100, यानी होगा 50% का चेंज आ गया। और ये क्या हुआ है, बढ़ गया है, पहले 12 था अब 18 हो गया, तो 50% क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि कभी भी जो तुम परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लेते हो वो होता है फाइनल मास माइनस इनिशियल मास बटे ओरिजिनल, यानी कि इनिशियल मास गुने 100, ये होता है। ठीक है, एक और सवाल देखो, इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड, मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ्ड एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, तो फाइंड करो चेंज इन वेट ऑफ इतना। कार्बन 12 6, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने 6, प्रोटॉन कितने 6, इलेक्ट्रॉन कितने 6। अब क्या बोल रहा है, प्रोटॉन को आधा कर दो यानी अब 3 कर दो, इलेक्ट्रॉन को डबल कर दो यानी ये 12 कर दो, और न्यूट्रॉन को भी डबल कर दो
तो बोल रहा अब मास क्या हो जाएगा, नया मास क्या होगा, पहले 12 था, नया कितना हो जाएगा, तो 12 + 3 15, क्या हो गया, पहला तो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल गुने 100, तो ये हो गया 3/12 गुने 100, ये हो गया 25%। अब 12 से 15 हुआ यानी इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज बाई क्या हो गया 25%। देखो अब जो है हम लोग देखेंगे एटॉमिक के मॉडल्स, अलग अलग लोग आए, उन्होंने एटम के बारे में अलग अलग बातें की। सबसे पहले उसमें आया था थॉमसन। तो थॉमसन ने 1904 ईस्वी में एटम का एक मॉडल प्रस्तुत किया। वो पहला व्यक्ति था, यानी थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज ए डिटेल्ड मॉडल ऑफ एटम, कि एटम कैसा होता है ये बताने वाला पहला व्यक्ति था। थॉमसन ने बोला कि जो एटम होता है उसके अंदर वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर गोले की तरह होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे में फैला रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ कुछ जगह पे मिलता है। यानी पॉजिटिव चार्ज तो पूरे में फैला हुआ है, उसी में कहीं कहीं पे क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है। जैसे तरबूज होता है, प्लम पुडिंग मॉडल इसको बोला जाता है। तरबूज में जो रेड कलर वाला पार्ट था वो क्या था, प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज। और जो काला काला कलर का बीज होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन बोला था उसने। तो प्लम पुडिंग मॉडल समझ गए तुम, किसने दिया था, थॉमसन ने। क्या बोला था कि स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है एटम, जिसके अंदर कुछ कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इसका ड्रॉबैक क्या था, इसका दिक्कत क्या था इस मॉडल का, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है इस मॉडल का वो ये है, जो मास ऑफ एटम होता है उसको इसने पूरे में इवनली स्प्रेड माना था, यानी हाँ पूरे में इसका मास बोला था फैला हुआ है। और ये एक स्टैटिक मॉडल था, इसमें ये नहीं बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, मूवमेंट होता है। इट इज़ ए स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे, तो ये ड्रॉबैक था इसका। अब आया कौन, तो अब आया रदरफोर्ड। अब ये रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो जो रदरफोर्ड था उसका अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसने क्या किया था, देखो इसने एक थीन बहुत ही पतला गोल्ड का फॉइल यानी कि पत्ती लिया था, जैसे रोटी सबको लपेटते हो ना एल्युमिनियम के फॉइल में, वैसा एक पत्ती लिया था उसने। कितना डायमीटर था उसका, 0.00004 सेंटीमीटर। फिर इसने क्या किया, एक लेड के प्लेट में छेद बना दिया और एक सोर्स लिया, और वहाँ से अल्फा रे क्या होता है, हीलियम के ऊपर 2+ का चार्ज, उस अल्फा रे को गिराया इस फॉइल के ऊपर। तो इसने देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा रे था, ये है फॉइल तुम्हारा गोल्ड, इसके ऊपर गिराया तो इसने देखा कि इस गोल्ड के अंदर, और ये पूरा डिटेक्टर है ताकि पता चले कि बाहर आ रहा है क्या फिर से अल्फा, तो ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन था, इसके ऊपर अगर अल्फा पार्टिकल गिरेगा तो ये चमकने लगता था। इसने देखा कि अल्फा रे सीधा सीधा इधर की तरफ जा रहा है और इस पर हिट कर रहा है प्लेट पे, तो यानी अल्फा पार्टिकल प्लेट को स्ट्राइक कर रहा था। देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा रे है, ये स्क्रीन किसका था, ZNS का, सर्कुलर शेप में। अगर ये आएगा इससे टकराएगा, अंदर जाएगा तो इधर की तरफ लाइट करेगा, इधर जाएगा तो यहाँ पे लाइट करेगा, जहाँ जाएगा वहाँ लाइट करेगा। तो रदरफोर्ड ने देखा कि जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल है 100 में से 99.9 वो तो सीधा सीधा निकल जाता है, उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, आया राम गया राम, सीधा सीधा गया। कितने परसेंट अनडिफ्लेक्टेड हो गए, 99.9%। लेकिन देखा जो कुछ है उसमें से वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, यानी गया और थोड़ा सा उधर हो गया, थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुआ।
यहाँ पे था न्यूक्लियस, ये बाद में आएगा ये। और बहुत ही कम, यानी 20,000 लेते तो उसमें से एक अल्फा रे ऐसा था जो ये पास नहीं करता था प्लेट के आर पार, और ये सीधा गया और लौट के आ गया, टकरा के लौट के आ गया। ये अल्फा पार्टिकल गया आ गया, कितने मोर देन 90 डिग्री पे लौट के आ गया ऐसा। अब देखो, अगर कोई ऐसा जाके सीधा लौट के आ जाए तो इसको हम 180 डिग्री बोलते हैं। कुछ ही पार्टिकल ऐसे थे जो गए और थोड़ा लार्ज एंगल पे डिविएट होके आया, ये एंगल 90 से ज़्यादा था, समझे। तो अब इस बात से आया, तो इसने क्या बोला कि फॉइल से ज़्यादातर तो सीधा सीधा पास कर जा रहा है, बहुत कम है जो एक गया और सीधा लौट आया, या कुछ है जो ऐसा लौट रहा है, समझ रहे हो। यानी कुछ तो टकरा रहा है बीच में तभी तो लौट रहा है, लेकिन ऐसा। तो इससे कुछ कंक्लूजन निकाला गया इसके ऑब्जर्वेशन से। वो कंक्लूजन क्या था, देखो, ज़्यादातर जो अल्फा रे था मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द मेटल फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मेटल के आर पार हो गया बिना डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब है कि ज़्यादातर जगह जो है वो एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर में। एटम के अंदर में ज़्यादातर जगह क्या है, एम्प्टी है, तभी तो कुछ इस चीज़ से टकराया ही नहीं, सीधा सीधा अनडिफ्लेक्टेड चला गया। फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, जो कि बहुत ही मॉडरेट एंगल यानी कम एंगल पे। इसका मतलब क्या था कि जो पॉजिटिव पार्टिकल तुमने फेंका और उसको किसी ने हल्का हल्का डिफ्लेक्ट किया, यानी डिफ्लेक्ट करने वाला भी कैसा है, पॉजिटिव है, तभी तो रिपल्सन होगा। तो जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो थोड़े से जो डिफ्लेक्ट हुए, इससे ये पता चला कि जो एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे है, वो एक जगह पे है, कंसेंट्रेटेड है। और ये जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है किसने, पॉजिटिव चार्ज ने, वो तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है। क्यों, क्योंकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल को ये डिफ्लेक्ट किया था, बड़ा होता तो सबको ही डिफ्लेक्ट कर देता। अब बोला गया कि जब भी अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट के, जहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट था, उसके क्लोज आता था तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता था, इस कारण से वो अपने रास्ते से डिविएट हो जाता था। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज और हैवी मास था वो बहुत ही कम जगह में, कम ही वॉल्यूम में बटा हुआ था, उसका नाम इसने रख दिया न्यूक्लियस। तो उसी न्यूक्लियस को इसने बोल दिया सेंटर ऑफ द एटम। इसने बोल दिया कि जो एटम है उसके सेंटर में सारा मास है और सारा पॉजिटिव चार्ज भी वहीं पे है, ऐसा बोल दिया किसने, रदरफोर्ड ने। अब बोला कि एक बहुत ही वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल जो था उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आया, और कुछ तो ऐसे हुए जो सीधा जाके अपने पाथ पे ही लौट आए। इसका मतलब क्या था, जो न्यूक्लियस है उसके आर पार करना मुश्किल है, वो तो रिजिड है, यानी अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, रिक्वाइल किया, किस कारण से, न्यूक्लियस से टकराने के कारण से लौट के आ गया। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज मास है वो कैसा है, हैवी है। तो अब बोला गया कि मान लो कितना डिफ्लेक्ट किया एंगल थीटा, उसका रिलेशन दिया गया। तो रिलेशन दिया गया बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एंगल थीटा। म्यू क्या था कि कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, थीटा क्या था, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। इन दोनों के बीच का रिलेशन था म्यू इज इक्वल टू 1/sin⁴ θ/2। तो बोल दे कि 90 डिग्री पे कितने रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ रख देना। 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होने वाला था 1/sin⁴, 90/2 कितना, 45 डिग्री, यानी 1/√2 की पावर कितना, 4। यहाँ से ये आ जाएगा।
कि कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा म्यू का मान कम होता जाएगा, यानी जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ वैसे तो बहुत ही कम ही पार्टिकल मिले। वही बोल रहा है ये कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा म्यू का मान कम होगा। और देखा गया कि जैसे जैसे तुम जो फॉइल ले रहे हो उसका एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, उस कारण से रिपल्सन भी बढ़ जाएगा, उस कारण से रिपल्सन बढ़ा तो थीटा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, रदरफोर्ड मॉडल का एप्लीकेशन। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर कुछ वेव का प्रॉपर्टी देखेंगे और प्लांक का क्वांटम थ्योरी भी नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे देखने का। चलो, थैंक यू।